डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित आज हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं और मैं आपको बता दूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के अधिनियम तक की वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप उसे आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। आई बटन में प्लेलिस्ट दी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है उसमें सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया। ऑप्शन ए है 1773 में, ऑप्शन बी 1778 में, ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। तो मैं आपको बता दूं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जिस वर्ष पारित किया गया था वो है 1773 ईस्वी। यानी हमारा सही आंसर है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेल्लेस्ली। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर हैं और प्रथम गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। ऑप्शन ए मॉरिस क्वेर, ऑप्शन बी विलियम पिट, ऑप्शन सी एलिजा इम्पे और ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। तो मैं आपको बता दूं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, 1774 में स्थापित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। ऑप्शन सी हमारा राइट है। एलिजा इम्पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बनाया गया था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में जारी किया गया कॉर्नवालिस कोड किस सिद्धांत पर आधारित था। ऑप्शन ए शक्ति का विस्तारीकरण, ऑप्शन बी शक्ति का संकुचन, ऑप्शन सी शक्ति का पृथक्करण और ऑप्शन डी शक्ति में सभी की हिस्सेदारी। तो कॉर्नवालिस द्वारा जो 1793 में कॉर्नवालिस कोड जारी किया गया था वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। यानी ऑप्शन सी हमारा प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर कॉर्नवालिस कोड आधारित था। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के काल में 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद में पास हुआ। यानी हमें ये बताना है कि जो 1793 का चार्टर एक्ट है वो किस गवर्नर जनरल के समय में ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी सर जॉन शॉर, ऑप्शन सी वेल्लेस्ली, ऑप्शन डी डलहौजी। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सर जॉन शॉर। सर जॉन शॉर के समय में 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। ये उसमें गवर्नर जनरल थे। तो ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस एक्ट के तहत
पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर खर्च के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। यानी हमें ये बताना है कि भारतीयों की शिक्षा पर हर वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ये जो व्यवस्था है वो किस एक्ट के तहत की गई थी पहली बार? तो ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है इंडिया एक्ट 1786 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? यानी पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। ए चार्टर एक्ट 1813, बी चार्टर एक्ट 1833, सी चार्टर एक्ट 1853, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट में सम्मिलित था? ऑप्शन ए सरकारी सेवा में नियुक्तियां अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, ऑप्शन बी विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का पूर्ण सदस्य बनाया गया, ऑप्शन सी भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यानी हमें ये बताना है कि 1853 के चार्टर एक्ट में इनमें से क्या चीज़ें शामिल थी। तो यहाँ पर तीनों ही शामिल थी। सरकारी सेवा में नियुक्तियां अब खुली प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की काउंसिल का पूर्ण सदस्य बनाया गया, भारतीयों को अपने विषय में कानून बनाने की अनुमति नहीं। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है प्रश्न नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से 1858 ईस्वी के अधिनियम का विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए रॉस मैंगल्स, ऑप्शन बी जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी ए और बी। तो 1858 के अधिनियम का विरोध रॉस मैंगल्स और जॉन स्टुअर्ट मिल दोनों ने किया था, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस एक्ट के तहत 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई? ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी 1858 का एक्ट और ऑप्शन डी 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित द्वैध शासन व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की गई। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11, भारतीय शासन अधिनियम 1919 की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट की घोषित नीति का लक्ष्य है, ऑप्शन बी ब्रिटिश भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भारत रहेगा, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन धीरे धीरे ही दिया जा सकता है, ऑप्शन डी उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा संबंध और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक परिवर्तन। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रस्तावना में ए बी सी ये तीनों संबंधित हैं, लेकिन डी नहीं है। और हमें यहाँ यही बताना है कि 1919 का जो अधिनियम था उसकी प्रस्तावना से क्या संबंधित नहीं है। तो जो डी ऑप्शन है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रशासन की हर शाखा से
भारतीयों का ज़्यादा से ज़्यादा संबंध और स्वशासी संस्थाओं का कार्मिक परिवर्तन ये संबंधित नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर है डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय प्रणाली तथा विभागीय प्रणाली की नींव रखी गई? तो ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन बी 1858 का एक्ट, ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन डी 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार मंत्रिमंडलीय प्रणाली और विभागीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। प्रश्न नंबर 13, 1858 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? ए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। ऑप्शन बी, भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ऑप्शन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त कर शासन की जिम्मेदारी ब्रिटिश ताज को दे दी गई। डी, उपयुक्त सभी। तो 1858 के अधिनियम की ये ए, बी और सी तीनों ही विशेषताएं थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर को समाप्त करके इनके जो सारे अधिकार है भारत सचिव को दे दिए, और भारत का जो गवर्नर जनरल था अब वो वायसराय कहा जाने लगा, और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज समाप्त हो गया, और जो शासन है वो सारा ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी, भारतीय शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो मार्ले मिंटो सुधार भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ? ऑप्शन ए, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो शुरुआत है वो 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा हुई, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित की गई? ए, भारत परिषद अधिनियम 1909, बी, भारत शासन अधिनियम 1919, सी, भारत शासन अधिनियम 1935, डी, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित की गई थी, यानी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? ए, केंद्र में द्वैध शासन, बी, विस्तृत अधिनियम, सी, प्रांतीय स्वायत्तता, डी, उपरोक्त सभी। तो 1935 का जो अधिनियम है उसकी विशेषता केंद्र में द्वैध शासन भी थी, विस्तृत अधिनियम भी था, ये प्रांतीय स्वायत्तता, यानी ए, बी और सी तीनों विशेषताएं 1935 के अधिनियम से संबंधित है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 18, 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों के अंतर्गत रखे गए विषय थे? ए, शिक्षा, बी, सार्वजनिक कार्य, सी, स्थानीय स्वशासन, डी, उपयुक्त सभी। तो 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों के अंतर्गत शिक्षा, सार्वजनिक कार्य, स्थानीय स्वशासन
ये विषय रखे गए थे, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किस वर्ष भारत की संवैधानिक समस्या के निराकरण हेतु भावी सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया? ए अप्रैल 1922, बी मार्च 1933, सी मई 1935, डी अप्रैल 1937। तो भारत की संवैधानिक समस्या के निराकरण के लिए भावी सुधार योजना के संबंध में श्वेत पत्र मार्च 1933 को प्रकाशित किया गया था। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर मार्च 1933 बी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 20, 1935 का अधिनियम तो दास्ता का घोषणा पत्र है, यह कथन किसका है? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बी सी राजगोपालाचारी का, सी महात्मा गांधी का, डी वल्लभ भाई पटेल का। तो 1935 का अधिनियम तो दास्ता का घोषणा पत्र है, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण किया गया। यानी नीचे दिए गए अधिनियम से हमें बताना है कि किसके द्वारा द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण किया गया। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, बी अधिनियम 1861 के द्वारा, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा, डी भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा। तो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का निर्माण भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22, 9 फरवरी 1921 को स्थापित नरेश मंडल का मुख्यालय रखा गया। ए मुंबई, बी जयपुर, सी दिल्ली, डी आगरा। तो 9 फरवरी 1921 को स्थापित नरेश मंडल का मुख्यालय दिल्ली को रखा गया। ऑप्शन सी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन की स्थापना की गई। द्वैध शासन की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई? ए सी राजगोपालाचारी कमेटी, बी सर कॉलिन कमेटी, सी मूडीमैन कमेटी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1919 के अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन यानी डायआर्की की स्थापना की गई। इसकी जांच के लिए मूडीमैन कमेटी बनाई गई। यानी द्वैध शासन की जांच के लिए मूडीमैन कमेटी बनाई गई और इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 24, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से किन की सहायता ली गई? ए साइमन कमीशन रिपोर्ट, बी नेहरू रिपोर्ट, सी तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद, डी श्वेत पत्र, ई संयुक्त समिति की रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सा कथन सही है हमें ये बताना है। नीचे कोट दिए हुए हैं। नंबर 1 ए बी और सी सही है, नंबर 2 बी सी डी और ई सही है, नंबर 3 ए सी और ई सही है, नंबर 4 ये सभी सही है। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के लिए साइमन कमीशन रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, तीनों गोलमेज सम्मेलन में हुए वाद विवाद, श्वेत पत्र, संयुक्त समिति की रिपोर्ट, इन सभी की सहायता ली गई थी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा कोट 4 ये सभी। आज का अंतिम प्रश्न नंबर 25, किस अधिनियम के अंतर्गत एक चौथा सदस्य यानी विधि सदस्य शामिल किया गया? ए चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था वो अधिनियम है चार्टर एक्ट
1833, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर है। उम्मीद है आपको जो आज ये प्रश्न 25 प्रश्न बताए हैं ये समझ में आए होंगे। इसी तरह से आगामी दिनों में भी हम प्रश्नोत्तर से संबंधित सीरीज लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।